नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आम धारणा यह है कि मीडिया साहित्य और कला को हाशिए पर इसलिए रखता है कि उसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं है, उससे टीआरपी नहीं आती है, उससे अखबारों का सर्कुलेशन नहीं बढ़ता है, विज्ञापन नहीं मिलते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि वो इसलिए भी ऐसा करता है कि मौजूदा साहित्य संस्कृति का मिजाज सत्ता के अनुकूल नहीं है। जब उनका अनुकूलन सत्ता के हिसाब से हो जाएगा तो वो उसे गोदी में क्या, सिर पर भी बैठा लेंगे। मीडिया के इस चरित्र पर रोशनी डालते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे, भारत में गृह युद्ध की आशंकाओं के दौर में क्या करे रचनाकार। इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा लेंगे जाने माने लेखक डॉक्टर शमसुल इस्लाम और वरिष्ठ लेखक प्रियदर्शन। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी का वीडियो स्तंभ दूसरी आवाज होगा। अरुंधति रॉय के उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के उर्दू में अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली लेखिका प्रोफेसर अर्जुमंद आरा से बातचीत और अंत में जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का स्तंभ ना काहू से पैर। बढ़ती हिंसा और नरसंहारों के खुले आह्वानों ने देश में गृह युद्ध की आशंकाएं खड़ी कर दी हैं। कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक विरोधियों पर हो रहे हमले हमें 20वीं सदी के जर्मनी की दिशा में ले जा रहे हैं। अगर इस तरह की कोई त्रासदी देश में रची जा रही है तो सवाल उठता है कि हमारे रचनाकार क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने लेखक एवं एक्टिविस्ट डॉक्टर शमसुल इस्लाम और वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक प्रियदर्शन। ताना बाना में आपका स्वागत है। सबसे पहले शमसुल जी, आपसे सवाल है। हालांकि जो रचनाकार हैं, जो लेखक समाज है, उसमें ये चिंता तो झलकती है कि जो कुछ हो रहा है वो कुछ बहुत ही भयानक किस्म का होने जा रहा है। लेकिन इस भयानक किस्म के समय में जो रचनाकार की भूमिका होनी चाहिए, क्या वो उससे जानकार हैं, उसको समझ पा रहे हैं और उसके हिसाब से कुछ कर पा रहे हैं? एक अच्छी तादाद में लोग कर रहे हैं मुकेश भाई, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं कर रहे हैं। और मैं, क्योंकि एक ये साहित्यिक परिचर्चा है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ एक शहीद के बारे में जो मई 6, 1998 को बिशप जॉन जोसेफ ने अपने आप को गोली मारी थी, एक वहाँ इस्लामी कट्टरता के खिलाफ एक प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए। बहुत बहुत ईसाई बच्चों को मारा जा रहा था, उनको वो पढ़ना भी नहीं जानते थे, लेकिन कहा जा रहा था कि मस्जिद के बाहर उन्होंने मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर दी, कुरान का कर दिया, ये कर दिया। और उन्होंने अपनी शहादत से एक हफ्ता पहले तमाम दोस्तों को एक खत लिखा था, और मैं भी उनका दोस्त था, बहुत पुराना उनका दोस्त था। वो खत बहुत दिन के बाद उन्होंने भेजा था, लेकिन वो पाकिस्तान से खत आना बहुत मुश्किल था और वो दुबई के थ्रू आया। उन्होंने जो खत में जो कुछ चीजें लिखी हैं, मैं उसकी एक एक बात जो आपने जो सवाल पूछा उसके बारे में है कि हम में से बहुत सारे ईमानदार लोग ये सोचते हैं कि ये जो खून चूसने वाले जो ये सांप्रदायिक तत्व हैं, ये जो लफंगे हैं, गुंडे हैं, किलर्स हैं, ये अपने आप एक दिन खत्म हो जाएंगे। ये एक दौर है, ये भी गुजर जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा। और हमको सिर्फ इंतजार करना चाहिए। हम इंतजार करें और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इसके एक तमाशाई बने रह सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा था कि हम शतुरमुर्ग की तरह से अपना सर जो है उसके अंदर दबाकर सोचते हैं कि ये अपने आप चला जाएगा। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, कभी भी दुनिया में नहीं हुआ। तानाशाही, फांसीवाद और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आपने स्टैंड लेना पड़ता है, आपने बाहर निकल कर आना पड़ता है। और मुझे लगता है कि आगे चर्चा चलेगी तो ब्रेख्त ने इसमें बहुत खूबसूरत एक बात कही थी जो मैं करना चाहूँगा। पर मुझे लगता है कि आमतौर पर जो रचनाकार हैं, नाटककार हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं, उनमें से बहुत सारे ईमानदार लोग
जिन्होंने घुटने नहीं टेके हैं, वो सोच रहे हैं कि अपने आप चला जाएगा, हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जी, प्रियदर्शन जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस मुगालते में हैं कि ये एक दौर है, बुरा दौर है, जो अपने आप गुजर जाएगा, हमें जो थोड़ा बहुत अपना लिखना पढ़ना है वो जारी रखना चाहिए, रचना कर्म में लगे रहना चाहिए, हमारी भूमिका यहीं तक महदूद है, और जिस प्रकार से जो दूसरी शक्तियां हैं, हावी हैं, उसके सामने हम कुछ कर भी नहीं सकते, एक ये भी भाव है। देखिए, ये तो एक बड़ी सच्चाई है कि लेखक की एक भूमिका सीमित है। अच्छा, उसकी भूमिका 2 स्तरों पे है। लेखक और संस्कृति कर्मी की जो भूमिका होती है, एक तो वो अपने लेखन, अपने नृत्य, अपने गीत, इनकी मार्फत अपना प्रतिरोध जताता है। दूसरा, वो कई बार लगता है कि सड़क पर उतरे, दूसरे माध्यम चुने। हम याद कर सकते हैं कि सिलसिले की जब शुरुआत हुई थी, खासतौर पे जब अखलाक की हत्या हुई थी, पहली मॉब लिंचिंग थी, हम अगर उस सिलसिले को याद करना चाहें तो उस समय और उसके पहले कलबुर्गी की हत्या हुई और लेखकों की हत्या हुई। अचानक एक हिंदी में और भारतीय भाषाओं में भी पुरस्कार वापसी का सिलसिला चल पड़ा। वो एक बिल्कुल आंदोलन में बदल गया और उससे सरकारें इतना डरी, सत्ता पक्ष इतना डरा कि उन्होंने उसको पुरस्कार वापसी गैंग बता दिया। और मुझे याद है, आपको बता दूं कि नीतीश कुमार 2015 का चुनाव जब जीते थे, नीतीश और लालू, तो नीतीश कुमार को बाकायदा लगा था कि उन्होंने इस पुरस्कार वापसी की बड़ी भूमिका रही है इस पूरे उनकी जीत में। और उन्होंने 11 लेखकों को, जिनमें मैं भी शामिल था, बुलाकर ये समझाने की कोशिश की थी कि बिहार में वो चाहे तो सांस्कृतिक प्रतिरोध के आंदोलन शुरू कर सकते हैं। ये अलग बात है कि अगले 20 दिन के भीतर, महीने भर के भीतर नीतीश कुमार खुद बदल गए। इससे एक सबक ये भी मिलता है कि अब सत्ता पे बहुत भरोसा करके नहीं चल सकते। दूसरी बात, अच्छा, उसके बाद मुझे याद है कि प्रतिरोध के कार्यक्रम हुए, तमाम जगहों पे हुए। बेंगलुरु में अनंत मूर्ति निकले थे और गिरीश कर्नाड निकले थे, सॉरी, गिरीश कर्नाड बिल्कुल निकले थे, और दिल्ली में कृष्णा सोबती निकली थी, और बाबरी से दादरी तक का मुहावरा उन्होंने दिया था। तो प्रतिरोध की एक शक्ल वहां है। दूसरा, वो हमारे लेखन में किस तरह आ रहा है। लेखन असल में मुझे वाकई लगता है कि बिल्कुल रचनाओं के उत्पादन की तरह आप तुरंत हर प्रतिरोध पे कविता लिख देते हैं तो कई बार वो बेअसर हो जाती है, कई बार आपकी स्मृति से विच्छिन्न हो जाती है। हालांकि उसकी भी सीमित उपयोगिता होती है, लेकिन इसके बावजूद हिंदी में ऐसा लेखन हुआ है जो मौजूदा दौर की सांप्रदायिकता को, और मौजूदा दौर को अगर आप 90 के दशक से मानते हैं, तभी गीतांजलि श्री को जो बुकर मिला, उनका उपन्यास हमारा शहर उस बरस उसकी शिनाख्त करता है। और शायद उन्हीं दिनों की नाराजगी रही होगी कि इतना बड़ा सम्मान मिलने के बावजूद हर छोटी मोटी उपलब्धि पे जो सरकारें खिलाड़ियों को, लेखकों को बधाई देती चलती हैं, किसी ने गीतांजलि श्री के लिए एक शब्द नहीं लिखा। तो लेखकीय प्रतिरोध के कई रूप होते हैं। एक निराशा मुझे जरूर होती है कि हिंदी के लेखक के साथ उसका समाज नहीं खड़ा है। हम लोग, मुझे कई बार अफसोस होता है कि हम धीरे धीरे हिंदी भाषी समाज एक सांप्रदायिक बर्बर समाज में बदलते जा रहे हैं। मुझे याद है कि दिल्ली में एक बड़ी जी हाँ प्रियदर्शन जी, दो चीजें आपने जो की है मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। एक तो ये कि लिखा जा रहा है, रचा जा रहा है, ठीक है। आप निश्चित रूप से सांप्रदायिकता विरोधी, फांसीवाद विरोधी, इन तमाम विरोधी इसका साहित्य हमारे पास है, लेकिन वो पहुंच नहीं रहा है क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का तंत्र है, मीडिया है, वो पहुंचने भी नहीं दे रहा है, और आप खुद भी अपना काम लिखने तक सीमित रखे हुए। तो एक तो ये कि आपका लिखे का क्या मतलब है जब वो पहुंच ही नहीं रहा है। दूसरा, आपने कहा कि हिंदी समाज नहीं खड़ा है, तो साहित्यकार या रचनाकार क्या हिंदी समाज के पास गए हैं अपने साथ खड़े होने के लिए, ये पूछने के लिए कि आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक घटना, शायद 2-3 साल पुरानी बात हो गई, जब मंडी हाउस पे तमाम लेखक सांस्कृतिक संगठनों ने एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था, और हमने काउंट किया था कि उसमें 36 संगठनों के लोग आए थे।
जाहिर लेखक, संस्कृति कर्मी सब थे उसमें, और कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ थी। अगले दिन उसके विरोध में एबीवीपी ने एक प्रदर्शन किया, वो आवारा 60,000 लुम्पेन एलिमेंट पहुंच गए। इस सच को नकारना मतलब लेखक के कंधे, लेखक की एक जिम्मेदारी होती है। हिंदी समाज और भारतीय समाज की अपनी विडंबनाएं हैं जिनसे हमको दो चार होना पड़ रहा है। धीरे धीरे हम मध्यवर्गीय समाज रही ही नहीं जो दूसरों के बारे में सोचता है। हम एक जी ऐसे उपभोक्तावादी समाज में बदल दिए गए हैं जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण माल और मल्टीप्लेक्स हैं, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक नकली हिंदू गौरव है। इसके आगे सारी चेतना कुंठित पड़ी है। मैं आपको बताता हूं कि जब इखलाक की हत्या हुई थी और दादरी में हमारा रिपोर्टर गया था, तो लौट के उसने कहा कि सर मैं तो जब गया था तो मुझे लग रहा था कि सब लोग दुखी होंगे, उदास होंगे, हताश होंगे। मैंने देखा कि पूरा गांव जैसे उस हत्या पे संतोष कर रहा था। जी तो किसी वजह से 90 के दशक के बाद, बल्कि मुझे लगता है कि जिसको एक मुहावरा बड़ा चलता है स्लीपर सेल का, हिंदूवादी ताकतों का एक स्लीपर सेल हमारे घरों में, दफ्तरों में, बैंकों में, विश्वविद्यालयों में, तमाम जी जगहों पे सक्रिय रहा है, जो हमें नेहरू गांधी के किस्से तरह तरह के बताता रहा, जो हमें बताता रहा कि हिंदुओं का देश कैसे मुसलमान यहाँ रह रहे हैं। आज वो बेलगाम हो चुका है, उसके पास सत्ता की ताकत है, उसके पास जी प्रौद्योगिकी की बिल्कुल ताकत है, वो लेखकों पे भारी है। जी। प्रतिरोध तो करना ही होगा। तो शमशुल जी, प्रदर्शन जी की बातों से एक ध्वनि ये भी निकलती है और वो सच्चाई भी हो सकती है कि एक बड़ा हिस्सा हमारे समाज का एक दूसरी धारा में बह रहा है। उसके बरक्स आप खड़े होने की स्थिति में कितना है ये आपको आंकना पड़ेगा। यानी एक तरह का नियतिवाद भी मुझे उसमें दिख रहा है कि कुछ करने की स्थिति में हम रह नहीं गए हैं। नहीं मुकेश भाई साहब, असल में अब मेरे लिए बड़ा संकट हो गया है कि मैं प्रियदर्शन भाई साहब ने जो कहा उस पर रिएक्ट करूं या जो मैं नहीं, बिल्कुल कहना कीजिए। चाहता हूं वो अरे कहूं। अब शब्दों पता रहमान नहीं साहब, मुझे मैं हो क्या सकता है करूंगा, मेरी दृष्टि खुले। मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि समय भी हमारे पास बहुत कम है। नहीं नहीं, आप बोलिए प्लीज। तो बिल्कुल। हाँ, बात यह है कि मैं, माफ करें प्रियदर्शन भाई साहब, कि मैं आपसे इस बात पर सहमत नहीं हूं कि हिंदी भाषी जो इलाका है वो पूरा जीत लिया गया है हिंदुत्ववादी क्रिमिनल्स के द्वारा। मैं इसको मानता नहीं हूं। साहित्य रचना, गीत और नाटक जो संघर्षों के साथ मिलकर खड़ी हुई है, निकली है, उसने बहुत जबरदस्त काम किया है। और वो चाहे सीए विरोधी आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो। किसान आंदोलन के दरमियान में जो कविताएं पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में लिखी गई हैं, बंगला में लिखी गई हैं, उड़िया में लिखी गई हैं, तमिल में लिखी गई हैं, जो नाटक हजारों की तादाद में नाटक तैयार हुए हैं और वो लोगों तक पहुंचे हैं, वो गाने लोगों तक पहुंचे हैं। और आज ये पूरा देश उन हिंदुत्ववादी शक्तियों का गुलाम नहीं हो पाया। उसकी वजह यही है कि बहुत सारा साहित्य वहां पर रचा गया है। और आप बाबरी से दादरी की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि वो बाबरी से दादरी वाले में ही किसान आंदोलन खड़ा हुआ, बाबरी से दादरी के इलाके में ही। लेकिन ये हिंदुत्ववादी जो हैं ये फांसीवादी लोग हैं। और जैसा कि मैं पहले निवेदन कर रहा था कि अगर वो संघर्षों के साथ जुड़कर आएंगे तो साहित्यकारों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक दुनिया का महानतम जो फांसीवाद के खिलाफ एक रचनाकार लड़ा, ब्रेख्त की बात करना चाहूंगा। ब्रेख्त ने बहुत साफ कहा कि कला या रचना सिर्फ शीशा दिखाने का काम नहीं करता, बल्कि ये एक ऐसा औजार का हथौड़ा है जो इसको तराशता भी है। बदकिस्मती से जो हिंदी साहित्य की दुनिया है, और हमें हिंदी साहित्य की दुनिया तक ही इस पूरी लड़ाई को नहीं आंकना चाहिए। हिंदी तो दरबारी जबान हो गई है और उसको बड़े सम्मान, इनाम और एकेडमी चलाने के लिए, नाटक छपवाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। उसके बावजूद हिंदी ने अपनी कि हमने तराशना है, हमने समाज को तराशना है, उसकी भूमिका निभाई है। बदकिस्मती से जिस चीज को हम लोग जो ईमानदार हैं लेकिन थोड़ा सोच रहे हैं कि अपने आप चला जाएगा, उनको फिर मैं बिरख की एक बात याद कराना चाहूंगा कि
इस माहौल में, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से बुरा माहौल वहां हो गया था कि आपने जब तक हर तरफ झूठ का बोलबाला हो, सच कहने की हिम्मत जुटानी चाहिए। बदकिस्मती से बहुत सारे लोग इस काम को पूरा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने जी 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 बोलिए प्लीज। उसमें सच को पहचानने का जज्बा होना चाहिए, चाहे उसको कितना भी छुपाया जा रहा हो। नंबर 3, उस सच को एक औजार के तौर पर इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए, और उसको उनके पास ले जाना चाहिए जो उस लड़ाई को लेकर आगे जाएंगे। ये बेवकूफों के साथ बहस में नहीं उलझना चाहिए। जैसे मुझे नहीं लगता है कि हर चैनल पर जाकर आपने अपनी सच्चाई रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें वक्त नहीं जुटाकर आपने जहां जन संघर्ष हो रहे हैं उनके बीच में जाकर उनको अपनी बात बतानी चाहिए, और उन लोगों में से छांटना चाहिए जो आगे आपका एसेट बनेंगे। मुझे लग रहा है कि इसमें हम सांगठनिक तौर पर हम बहुत विफल हो रहे हैं। और नहीं, निश्चित तौर पे आपके इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि प्रतिरोध तो हुआ है। किसान आंदोलन हो चाहे शाहीन बाग आंदोलन हो, वो सब हमारे लोकतांत्रिक मिजाज का एक बेहतरीन नमूना है। और मैं ये भी नहीं मानता हूं कि अपने आप हालात बदल जाएंगे, लड़ना तो हमको होगा ही। मुझे इस्त मुल्करीन की याद आ रही है, उनकी किताब है हाउ टू लूज अ कंट्री 7 स्टेप्स फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप। उसमें वो लिखती हैं कि हम लोग सोचते थे कि इससे बुरे हालात तो नहीं होंगे, उससे भी बुरे हालात होते चले गए। फिर हमने समझा कि इससे नीचे तो नहीं जा सकते, उससे नीचे भी जाते चले गए। तो हम लोग एक ऐसे ही मोड़ पे खड़े हैं जहां हमको लगता है कि अब इससे बुरा क्या होगा, लेकिन हर रोज हम देखते हैं कि उससे बुरे होते जा रहे हैं। ब्रेख्त की एक और पंक्ति है जो मुझे हाल में याद आ रही थी। ब्रेख्त को लगातार हम लोग, हमारे लिए बिल्कुल मशाल की तरह है। हम सबके हाथ में थमा दिए गए हैं छोटे छोटे न्याय, ताकि जो बड़ा अन्याय है उस पर पर्दा पड़ा रहे। ये जो बड़ा अन्याय है ना, वो बहुत बड़ा है। आप उसको देखिए, एक आदमी, मोहम्मद जुबैर की बात मैं कर रहा हूं, मोहम्मद जुबैर को बिना किसी कसूर के एक फर्जी ट्वीट पे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उसको सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिलती है, उसको अदालत से राहत नहीं मिलती है कहीं से, और वो 14 दिन की रिमांड पे भेज दिया जाता है। ईडी उसकी जांच कर रही होती है। आप पाएंगे कि हमारा लोकतंत्र बहुत सारे खतरों से घिरा है, और निश्चित तौर पे प्रतिरोध की आवाजें हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस प्रतिरोध की आवाजों के बाद भी, इतने लगातार विकट विरोध के बाद भी, शाहीन बाग के बाद भी, अचानक हम पाते हैं कि नरेंद्र मोदी जीत के चले आते हैं, वो और ताकतवर होके चले आते हैं। योगी आदित्यनाथ का जलवा जरा भी कम होता दिखाई नहीं पड़ता है अंततः। और हम सिर्फ ये, और आप जिन इलाकों में जाएं, आप फील्ड में घूमें, तो आप पाते हैं कि अचानक एक नए किस्म का बड़ी खुशी प्रकट करने वाला, जो पहले हिंसा पे शर्माता था, वो शंभुनाथ रैगर के लिए मुकदमे लड़ने वाला, वो सड़क पे गालियां बकने वाला, यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो रहे हैं विपक्ष के उम्मीदवार की तरह, उनका बेटा जो है उसने मॉब लिंचर्स को माला पहनाई, और यशवंत सिन्हा जो हमारे विपक्ष के आम सहमति के उम्मीदवार हैं, उन्होंने उस पर एक पंक्ति नहीं कही। तो ये लगातार फासिस्ट ताकतों की गिरफ्त में है। प्रियदर्शन जी, यहाँ बात यह है, देखिए आप और शमसुल जी, हम सब जानते हैं कि आप लोग बहुत मुखर हैं, हर स्तर पर और हर घटना पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, संघर्षों में भी शामिल होते हैं। लेकिन अगर बृहत्तर रचनाकार समाज को देखें हम, तो हमारे आकलन क्या होगा? क्योंकि टेलीविजन पर लिखने और सोशल मीडिया पर लिखने वालों की, मैं ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग बदल गए हैं, पीछे हट गए हैं, और तभी जुबान से बोलने लगे हैं, बोलना बंद ही कर दिया। हाँ, देखिए ये हर दौर में होता है, हर दौर में ऐसे लोग होते हैं। बल्कि कई बार, मतलब मैं बोलते हुए हिचकता हूँ, कई क्रांतिकारी कवियों को दूसरे देशों में भी हमने देखा है कि वो खामोश रहे। उदाहरण मैं देता हूँ जो एक तरह का कुफ्र है मेरे लिए, हम सबके हरदिल अजीज कवि जो हैं फैज अहमद फैज, 71 में ढाका विश्वविद्यालय में जो कुछ हो रहा था वो चुप रहे,
और 74 में 75 में जब वहां गए तो उनको वहां छात्रों का विरोध झेलना पड़ा। मतलब वो ईरानी तुलबा के प्रति कविता लिखते थे, वो अफ्रीका लौट आओ कविता लिखते थे, लेकिन बांग्लादेश उनकी आंखों के सामने घटता रहा, वो चुप रहे। ऐसी चुप्पियों के बहुत दुर्धर्ष, बहुत तकलीफदेह लम्हे हम तमाम लोगों के सामाजिक अनुभव का हिस्सा रहे हैं, सार्वजनिक अनुभव का हिस्सा रहे हैं। हमने अपने लेखकों को पलटते देखा है। इसके बावजूद मतलब जो शमसुर रहमान साहब की बात है कि संघर्ष तो करना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अपने खतरों को पहचानना भी होगा। और ये बदले हुए लेखक इसी खतरे की निशानदेही करते हैं। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, वो हर आदमी जो सड़क पे नहीं है, वो दूसरे पक्ष में ही कहना थोड़ा अजीब है, क्योंकि लोग लिख रहे हैं, लोगों के रचना भूमि बदल रही है। चंदन पांडे ने पिछले दिनों 2 उपन्यास लिखे। एक थीम लव जिहाद थी, दूसरे की थीम ये मॉब लिंचिंग। हाँ, हालांकि पिछली बार यहाँ उसकी आलोचना हुई थी, लेकिन बहुत लोग उस उपन्यास की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आलोचना तारीफ से परे, 20 साल पहले वो लिख रहे होते तो उनकी थीम दूसरी होती। आज ये सवाल उनको कौंध रहा है। वंदना राग जब बिसात पे जुगनू लिखती हैं तो संस्कृतियों के आर पार जाने का जतन करती हैं। अनामिका की बड़ी आलोचना हुई, हम लोग भी कई बार करते हैं कि वो कहाँ खड़ी है पता नहीं चलता, लेकिन जब थीम चुननी होती है तो उनको अमीर खुसरो दिखाई पड़ता है। लेखक का अवचेतन भी एक चीज होती है, वहां से वो चीजें आ रही होती हैं, घट रही होती हैं। जो अगर 10 साल लगा के लिखा गीतांजलि श्री ने, तो उसका आखिरी हिस्सा भारत पाकिस्तान के बीच सरहदें बेमानी बना देने पे है। वहां हम पाते हैं कि उपन्यास के आखिरी हिस्सों में संगीन ताने आतंकवादी और सैनिक गमलों में फूल बो रहे हैं और बुढ़िया के लिए मिट्टी का इंतजाम कर रहे हैं कि अच्छे पौधे लगे। तो ये लेखक की कल्पना है। ये और कविताएं तो बेशुमार लिखी गई हैं, कविताओं का तो कोई हिसाब नहीं है। तो हमारी रचना भूमि इस दौर में बदली भी है। जितने लेखक बदले हैं, मेरा अपना अनुमान है कि उससे ज्यादा लोगों ने अपनी कथा भूमि बदल के मौजूदा दौर को विषय बनाया है। और निश्चित तौर पे मेरी कई कहानियां, मतलब अपने लेखन का जिक्र करना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छा करिए, वो इसी दौर पे लिखी गई हैं। जी मुकेश तो शमशुल जी, एक आखिरी टिप्पणी मैं आपकी चाहता हूँ। मैं फिर से दोबारा वहां लौट रहा हूँ कि लेखन के स्तर से आगे निकलने का ये समय है। लिखना पढ़ना तो एक बात है, लेकिन ये बहुत ही जो दौर है, जो समय है, वो आपसे कुछ ज्यादा डिमांड कर रहा है रचनाकार से। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वैचारिक दरिद्रता का दौर है, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज का दौर है। और हमारे बहुत सारे रचनाकार, जो नैरेटिव बना है कि हिंदुत्व जो है वो सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों का दुश्मन है, माइनॉरिटीज का दुश्मन है, बाकी वो राष्ट्रवादी है। मैं आपको बहुत यकीन के साथ बता रहा हूं कि बहुत सारे लिबरल और प्रोग्रेसिव लोगों का भी यह है कि आरएसएस मुसलमान और ईसाइयों के बारे में अपनी राय ठीक कर ले तो बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन हिंदुत्व का असली निशाना हिंदू है। हिंदू समाज में जो भी लिबरल जो भी है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत का संविधान लागू, भारत आजाद हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति शूद्रों, हिंदू हैं जो, और हिंदू औरत के बारे में जो उनको इंसान नहीं मानती है, वो सवाल उठाना। और दूसरी बात, अगर आप देखें अभी हाल का जो उन्होंने जो ये फिल्मी प्रभाव में आकर ये अग्निवीर किसके खिलाफ है? अग्निवीर मुसलमान तो सेना में है नहीं, 1.2% है, और मुसलमान आमतौर पर सेना में जाते भी नहीं और लिए भी नहीं जाते हैं बड़ी तादाद में। वो अग्निवीर जो छोटा किसान, भूमिहीन किसान, काम करने वाला, जो हिंदू लोअर कास्ट ओबीसी है, उसके बच्चे सैनिक बनते हैं। और सिर्फ सेना में ही परमानेंट नौकरियां हैं, बाकी सारी जगह परमानेंट नौकरियां खत्म हो गई, स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, सरकार के अंदर, रेलवे के अंदर, सब जगह। ये अग्निवीर किसके खिलाफ है? अग्निवीर इस देश के हिंदुओं के खिलाफ है जी। डिमोनेटाइजेशन किसके खिलाफ था? तो बदकिस्मती क्या है कि हम आरएसएस और हिंदुत्व जो है, जो बिल्कुल
बिल्कुल जिसके पास जो इतिहास का, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे घटिया रूलिंग सेक्शन है, सबसे घटिया, क्योंकि अगर उनको क्रांतिकारी कविता से, चेंज की कविता से अगर झगड़ा होता तो अपनी कविता लिखते, अगर राज्य विरोधी नाटक से होता अपना नाटक लिखते। वो तो कह रहे हैं इसके ऊपर पाबंदी लगाओ। और ये काम जो है हिटलर, मैं ये प्रसंग जरूर बताना चाहूंगा कि हिटलर सन 1933 में पावर में आता है, लेकिन सन 1930 तक उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर उनके जो गुंडे हैं, जैसे आज हम हिंदुत्ववादी गुंडों को देखते हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज में जाके सबको मार पीट करके, वहां जो ट्रेड यूनियन थी, वहां जो पढ़ाने वाले प्रगतिशील प्रोफेसर थे, लिबरल प्रोफेसर, सबको मार काट के सबको एक तरफ कर दिया। एंड 1930 हिटलर भाषण करता है बर्लिन के अंदर और कहता है, अभी चांसलर नहीं बना है, कि हमारा यूनिवर्सिटीज पर कब्जा हो गया है, इसलिए अब जर्मनी पर कब्जा करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। तो ये आइडियाज की लड़ाई में हम इससे मारे जा रहे हैं। हम का असली चरित्र जो है, असली चरित्र के वो इस देश के जो भी हजारों साल का समानता का इतिहास है उसको खत्म करना चाहते हैं। बस मैं आपसे, आप दोनों से बल्कि एक मिनट की टिप्पणी चाहता हूं। जो मेरे इस बहस का मूल प्रश्न है, क्या करे रचनाकार? प्रियदर्शन जी। एक तो वो लिखता भी रहे और जहां संभव हो वो अपने प्रतिरोध को, चाहे आंदोलन में, चाहे मोर्चे में, चाहे लिखिए वक्तव्य में, उसको शामिल करे। दूसरी बात, मुझे उम्मीद थी कि शायद जो हमारे लेखक संगठन हैं, जलेस हो, प्रलेस हो, जसम हो, इनको और ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन वो सक्रिय उतने नहीं हैं। वो निश्चित तौर पे हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं, लेकिन उनकी भूमिका और बड़ी होनी चाहिए थी। नहीं, एक और बड़ा काम करते हैं प्रियदर्शन जी, एक और बड़ा काम करते हैं, प्रेस रिलीज दे देते हैं। भाई प्रेस रिलीज दे देते हैं, जबकि जैसे उदयपुर की घटना हुई, मुझे लगता था पूरे देश में एक तरह के सांस्कृतिक मेलजोल के आयोजनों की झड़ी लगा देनी थी। हर शहर में इनके संगठन हैं, हर शहर में इनके लोग हैं, हर शहर में एक कार्यक्रम वो कर देते, साझा मन का हम समवेत जैसा कुछ, तो वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। तो ये एक दुर्भाग्य है, हमारे लेखक संगठन सक्रिय नहीं है। बहुत कुछ किया जाना है, वाकई हम लोगों को एक पहाड़ चढ़ना है और हम उसकी बिल्कुल शुरुआती सीढ़ी पे फिसल जा रहे हैं। ये शमशुल जी। जी भाई साहब, मैं तो जिस बात से शुरू की थी, मार्टायर शहीद जॉन जोसेफ साहब के, बिशप जॉन जोसेफ साहब के, कि हम सोचते हैं शतरमुर्ग की तरह सर लगा कि ये चला जाएगा, या थोड़ा सा परवर हिला देंगे तो उससे फिजा चेंज हो जाएगी। ये इसके खिलाफ मैदान जंग में आना होगा। मैदान जंग में आने का मतलब ये नहीं है कि आप कवि हैं तो कविता छोड़ देंगे, या आप नाटककार हैं तो नाटक छोड़ देंगे, लेकिन जो गुंडे हैं, जो तानाशाह हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करने होंगे। ये घुमा फिरा कर बात करने का, प्रतीकों में बात करने का नहीं होगा। और ये सिर्फ प्रेस रिलीज और अब धरना देने की भी स्थिति नहीं रह गई है रचनाकारों की। ये बहुत शर्मनाक है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो आज ये अच्छा वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं, फांसीवाद दुनिया में कहीं सफल नहीं हुआ है, ये भी सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर हम कुछ हिलेंगे तो बहुत तबाही को हम बचा सकते हैं। नहीं तो ये तबाह होंगे, पर हमारी समाज और हमारे देश को ये तबाह करेंगे। बदकिस्मती से इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। जी, इसको समझने की जरूरत है, और समझकर वो जो अभी दोनों मेहमानों ने कहा है कि अब आपकी दुनिया अगर साहित्य के अंदर तक सीमित रहेगी तो बाहर की दुनिया बिगड़ती चली जाएगी, और जब बहुत बिगड़ेगी तो आप भी उससे बचे नहीं रह पाएंगे। ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। जाने माने संस्कृति कर्मी और वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज बात कर रहे हैं हिंदी में पुस्तकों की दुकानों की अभाव की। वो पूछ रहे हैं कि हिंदी अंचल में अच्छी पुस्तकों की दुकान क्यों नहीं है, और जो कुछ एक दुकानें थीं वो बंद क्यों हो गई। देखते हैं उनका स्तंभ, दूसरी आवाज। मित्रों, दूसरी आवाज में
आज मैं पुस्तकों की दुकानों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी अभी मैं एक हफ्ता पेरिस में रहकर आया हूँ और वहाँ दो पुस्तकों की दुकानों में जाने का सुयोग। एक गालियानी जो गोली पर है और जो मुख्यतः तो फ्रेंच पुस्तकों की दुकान है, पर उसमें अंग्रेजी पुस्तकों की बहुत बड़ी संख्या में सुव्यवस्थित ढंग से बिक्री होती है और वो 100 साल से अधिक पुरानी। और शेक्सपियर एंड कंपनी जो नोत्र दाम गिरजाघर के पास है और जो बहुत प्रसिद्ध रही है, वहाँ अमेरिकी और अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक जेम्स जॉयस, अर्नेस्ट हेमिंग्वे आदि आते रहे। मैं हर बार जब पेरिस जाता हूँ इन दो दुकानों में जरूर जाता हूँ। ये 100 साल से ज्यादा पुरानी दुकान और इनमें इतनी भीड़ होती है। इस बार तो शेक्सपियर एंड कंपनी में दाखिला होने में भी थोड़ी दिक्कत हुई। एक तरह का क्यों था, तो अंदर बारी बारी से जाने दिया जा रहा। हमारे यहाँ पुस्तकों की दुकानें खासकर हिंदी अंचल में इतनी कम क्यों है और उसका हिंदी की पुस्तकों की बिक्री से क्या संबंध है, इस पर सोचना चाहिए। दिल्ली हिंदी भाषियों का एक बड़ा शहर, शायद सबसे बड़ा शहर। एक जमाने में कलकत्ता में लगभग 60 लाख हिंदी भाषी रहते थे, जो कि किसी और हिंदी अंचल के शहर में नहीं रहते। आज जितने हिंदी भाषी दिल्ली में रहते हैं उतने शायद किसी और हिंदी नगर में नहीं रहते। लेकिन यहाँ हिंदी पुस्तकों की कोई अच्छी दुकान नहीं। और जो दुकानें एक जमाने में इलाहाबाद, बनारस, पटना, जयपुर, सागर आदि में थी और जो एक तरह से लेखकों के अड्डों की तरह भी काम करती थी, यानी दो ही सार्वजनिक जगह ऐसी थी जहाँ लेखक बैठकर बहस करते, बतियाते पाए जाते थे। इलाहाबाद में कॉफी हाउस और जगह भी कॉफी हाउस और पुस्तकों की दुकान। एक कोशिश मैंने निजी स्तर पर की थी कुछ वर्षों पहले, जब मैं हिंदी के बहुत सारे बड़े प्रकाशकों को यहाँ दिल्ली में बुलाया एक बैठक में और उनसे ये प्रस्ताव किया कि क्यों नहीं हिंदी के 100 शहरों में हिंदी पुस्तकों की दुकानों की एक श्रृंखला स्थापित की जाए। उसका एक कोई साझा नाम हो, पुस्तकें या किताबें, और उसमें सारे प्रकाशक मिलकर अपनी पुस्तकें रखें। पुस्तकों की बिक्री में हिंदी अंचल में एक बड़ी समस्या ये है कि जो दुकानें हैं भी वो भी प्रकाशकों को यथा समय पुस्तकें बेचकर उसकी राशि नहीं, और अक्सर प्रकाशकों को किसी न किसी को भेज कर वो पैसों की उगाही करनी पड़ती। बहरहाल इस प्रस्ताव का कुछ नहीं हुआ। मैं तो निजी तौर पर भी 1,00,000 रुपए इस काम के लिए देने को तैयार था, लेकिन वो बात आगे नहीं, क्योंकि प्रकाशक मिलकर हिंदी के प्रकाशक कुछ करना नहीं चाहते। उनके आपस में इतने भेद और इतने ईर्षा मोह मत्सर है कि उससे वो छुटकारा करके कुछ साझा ढंग से कुछ करें, सामूहिक रूप से कुछ करें।
अगर सोचिए ऐसी 100 दुकानें हों 100 शहरों में, तो हिंदी का पाठक वर्ग कितना बढ़ सकता है। इसी हद तक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हिंदी क्षेत्र में बहुत बढ़े हैं, लेकिन उस हद तक पुस्तकों की बिक्री नहीं बढ़ती है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे शिक्षा केंद्र पुस्तकों को पढ़ने को प्रेरित करने वाले केंद्र दुर्भाग्य से नहीं रहे। मैं याद करता हूँ अपने छोटे शहर सागर में, जहाँ 2 ही दुकानें थी, स्टूडेंट बुक डिपो था और एक साथी जी हमारे मित्र थे, साहित्य भी करते थे। हम लोग वहाँ शाम को जुड़ते, हम लोग से मतलब मैं, अग्नि, रमेश दुबे, प्रबोध कुमार, जितेंद्र कुमार, निमिष मानिनी इत्यादि, और नई पुस्तकें हम मिल जाती थी। मैंने उस छोटे शहर में 1958 में कुंवर नारायण, शांत कुमार और अजित कुमार के पहले कविता संग्रह एक साथ खरीदे। ये आलम था, और अब वो सब गायब हो गया। हिंदी में पुस्तकें बेचना एक व्यावसायिक ढंग से सफल काम नहीं है, ये मैं मानने को तैयार नहीं। बहुत वर्षों पहले मुझे मलयालम के एक पुस्तक विक्रेता की आत्मकथा के प्रकाशन का लोकार्पण करने कोझिकोड जाना था। कहानी ये थी कि ये 15 बरस का लड़का था, इसके पिता की मृत्यु के बाद उसके परिवार ने और उसकी माँ को संपत्ति से वंचित कर दिया, तो वो कोझिकोड आ गया उस गांव से। वहां उसने एक दुकान में नौकरी की। उस दुकान ने उसको साइकिल पर पुस्तकें देकर मोहल्ले मोहल्ले जाने का काम दिया। धीरे धीरे उसने सोचा कि मैं ही क्यों अपनी एक पुस्तकों की दुकान न करूं। TMC, टूरिंग बुक स्टोर, TBS नाम था। उसने एक अपना ही धंधा शुरू किया, और जब मैं गया तब वो 6 मंजिलों वाला एक मकान था, जो इस पुस्तकों की दुकान, 6 मंजिलों वाला मकान, इसका हर मंजिल एयर कंडीशन। तो अगर केरल में ऐसा हो सकता है, और जाहिर है केरल हमारे देश का सबसे सुशिक्षित प्रदेश है, तो हमारे यहाँ भी तो शिक्षा का प्रसार काफी बढ़ गया है, जरा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी पुस्तकों के प्रति, पुस्तकें खरीदने के प्रति, पुस्तकें पढ़ने के प्रति और पुस्तकें सुलभ कराने के प्रति हमारी ऐसी उदासीनता क्यों है, ये समझ में नहीं। इसका कोई ना कोई उपाय हमको मिलकर ढूंढना चाहिए। इस बार उर्दू जुबान में अनुवाद का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रोफेसर अर्जुमंद आरा को देने की घोषणा हुई है। उन्हें ये पुरस्कार अरुंधति रॉय के उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के अनुवाद के लिए दिया जाएगा। उर्दू में ये उपन्यास बेपनाह शादमानी की मुमलिकत के नाम से साया हुआ है। प्रोफेसर अर्जुमंद इस समय हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस उपन्यास के उनके अनुवाद के तजुर्बे के बारे में बात करते हैं। ताना बाना में आपका स्वागत है अर्जुमंद जी। और सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने के लिए। और जी, और अब मेरा सीधा सवाल ये है कि इस किताब को अनुवाद करना आपके लिए किस तरह के अनुभव से गुजरना था, क्या तजुर्बा रहा आपका इस उपन्यास पर? आपको इस अनुवाद पर, तर्जुमे पर आपको साहित्य अकादमी मिला है, ये एक बात है, लेकिन किसी
रचना को, किसी कृति को अनुवाद करना एक अपने आप में एक तजुर्बा होता है। तो वो आपका तजुर्बा क्या रहा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुकेश कुमार जी। ये जो अरुंधति राय का नॉवेल है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसका तर्जुमा मैंने किया है बेपनाह शादमानी की मामलेकत, ये उसका शीर्षक है। और जैसा कि आपने खुद ही अपने सवाल में कहा, हर किताब के अपने तकाजे होते हैं, उसकी कुछ डिमांड्स बनती हैं कि आप हमको इस तरह पढ़ें, इस तरह समझें, इस तरह उसको बयान करें। तो एक तरह से इसमें लिमिटेशन है, हमारी हदें होती हैं, सीमा रेखा है तर्जुमा करने की कि हम लिबर्टी नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद ये एक रचनात्मक काम है। क्योंकि जब हम किसी राइटर को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हमको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वो तो पहली शर्त है ही, लेकिन भाषा से दूसरी तरफ बहुत कुछ कहती है। जहाँ उसकी सभ्यता और संस्कृति की बात होती है, हम उसको कितना समझते हैं, कितना उससे वाकिफ़ हैं, उसकी गहराई में, उसके मायनों में कितना ज़्यादा जा सकते हैं। तो दोनों तरह के पाठ होते हैं किसी भी किताब के। बहुत सीधा सादा भी पाठ होता है और उसको करना आसान भी है। आमतौर पे जैसे अगर हम हिंदी उर्दू में करें, हमारी कहानियाँ, हम अपने माहौल को जानते हैं, उसका मिजाज फ़ौरन ही समझ में आता है और ज़्यादा कुछ ना मुहावरे में ज़्यादा तब्दीली करनी होती है, वो करना आसान है। लेकिन इस किताब को करना, अरुंधति राय के इस नॉवेल को करना, दो तरह का तजुर्बा है। एक तो ये कि माहौल से तो हम वाकिफ़ हैं क्योंकि हमारा ही माहौल है, जैसा भी है उसके हमारी मिली जुली संस्कृति का है, उसका जो हनन हो रहा है, जिस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका भी खूब अच्छी तरह से एहसास है और उसकी बारीकियां क्या हैं, तो वो समझना और पकड़ना आसान था। लेकिन इसके साथ ही हम जानते हैं कि अरुंधति राय एक खासी ट्रिकी, जिसको शरारती किस्म की राइटर हैं और अपने जुमलों में ही बहुत सी बातें बहुत गहरी गूढ़ कह देती हैं और दो मीनिंग वाली कह देती हैं। तो कई बार उनको पढ़ते हुए धोखा हो जाता है कि जो वो कहना चाह रही हैं हमने उसको सही पकड़ा या नहीं। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको ज़्यादा अरुंधति राय के माइंड में उतरने की कोशिश करनी पड़ती है और उनके मिजाज को, क्योंकि हम उनको सुनते रहे हैं ना, इतने साल से वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म करती रही हैं, उनके मिजाज को समझते हैं, वो क्या बात कहाँ मार रही हैं, मतलब निशाना किधर है और कहाँ जाके लगेगा वो पता चलता है। इसलिए उसको समझना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर भी शब्दों का खेल कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ मुश्किलें आई और उसके लिए, क्योंकि बाद में हमने साथ में बैठ के भी पढ़ा, उसको फिर से समझा और फिर से ठीक किया, ऐसी चीजें रही। जी तो मैं समझ सकता हूँ कि अरुंधति राय को अनुवाद करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है किसी भी अनुवादक के लिए, क्योंकि न केवल भाषा का सवाल है बल्कि उनका गद्य एक अलग तरह का है, उसकी बुनावट भी एक अलग तरह की है और उस बुनावट और बनावट के भी अपने मायने हैं, उनको भी समझना एक चुनौती होता है। तो मैं चाहता हूं कि एक तो आपने नजरिया बताया कि भाषा के सवाल पर हमें बहुत उससे जूझना पड़ता है, दूसरी तरफ एक जो किस्सा गोई का उनका अपना अंदाज है और मतलब बहुत लोकल होते हुए भी वो एकदम से ग्लोबल हो जाती हैं, ये भी उनका एक परिचय, वो मतलब किस तरह से चीजों को एक जगह से उठाकर फैला देती हैं और उसको भी समेटना, ये इसे किस तरह से आपने देखा? ऐसे मैं 2-3 बातों की तरफ इशारा कर सकती हूँ इस किताब से, जहाँ मुझको पढ़ते हुए हैरानी हुई। वो इस तरह से कि पुरानी दिल्ली के माहौल से कहानी शुरू होती है नॉवेल की, और पुरानी दिल्ली से फैलती हुई वो नई दिल्ली जिस तरह फैल रही है, बढ़ रही है, उस माहौल को भी समेटती है, जहाँ जंतर मंतर पे धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, सियासी बातें हो रही हैं। फिर वो जो एक पूरा दौर है ना, जब केजरीवाल ने, बल्कि अन्ना हजारे वाला मूवमेंट जिससे केजरीवाल उभर के आए, तो उस तरह की चीज़ों को, मतलब ये दिल्ली को समेटा और यहाँ से फिर कहानी तिलोत्तमा के माध्यम से कश्मीर भी जा पहुँचती है और सेंट्रल एशिया भी जा पहुँचती है, और दिल्ली में तो अंजुम या आफ्ताब बैठा हुआ है या बैठी हुई है जो उस कहानी को समेट रही है। लेकिन हैरानी के लिए जिस वजह से मुझको हुई वो ये कि
कहीं भी ये नहीं लगता कि इसमें राइटर खुद कहीं एक मतलब राइटर ये लगता है इनसाइडर है हर जगह। ये मुश्किल काम होता है कि जो नरेटर है वो ऐसा गहरा किसी कल्चर को जानता हो इतनी गहराई से कि मैं जैसे ठीक है मेरा मुस्लिम बैकग्राउंड है और मैं दिल्ली के माहौल को खूब समझती हूँ और मुस्लिम घरानों में किस तरह की संस्कृति होती है, क्या संस्कार होते हैं, उनसे खूब वाकिफ हूँ। तो वो जिस तरह से मुलाकात अली के घर का माहौल, जहाँ आरा बेगम का मिजाज, फिर वहाँ अंजुम का पलना बढ़ना, फिर उनका सरमद शहीद की दरगाह पे मिन्नत मानने के लिए जाना कि उनका बच्चा ठीक रहे, और पुरानी दिल्ली की गलियों का गालियों का माहौल, फिर ख्वाबगह अजान, का माहौल। हाँ जी वो फिर बकरीद के मौके पर होने वाली कुर्बानी की रस्म, वो इतना इनसाइडर का है कि मैं हैरान रह गई। और मुझको लगा कि किसी मुसलमान बैकग्राउंड से आने वाले अदीब के लिए भी इतनी बारीकी से लिखना आसान नहीं था। तो ये अरुंधति राय की ईमानदारी है या एक बड़ा राइटर होने की दलील है कि जब वो किसी नए कल्चर को, वो खुद साउथ इंडियन हैं, खुद इंग्लिश स्पीकिंग हैं, एलिट तबके से आती हैं, क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आती हैं, इस तरह की तमाम चीज़ों को होते हुए बैरियर्स को, सरहदों को तोड़ना और एक ऐसे कल्चर में दाखिल हो जाना जो उनका अपना नहीं था और समझ लेना। दूसरी बात, जब उसको तर्जुमा कर लिया है मैंने इन वाले हिस्सों को, और उनके जिन दोस्तों ने भी पढ़ा जो उनको जानते थे और उनके राब्ते में रहे, जो मुझको जानते थे और मुझे बताया वो तो अलग बात है, उनके मिलने वालों ने भी उन्हें बताया, तो यही कहा कि हमको ये किताब पढ़ते हुए कभी नहीं लगा कि ये अंग्रेजी में लिखी गई है। वो माहौल, जी यानी उर्दू में उनको लगा ये उर्दू में लिखी गई है। तो इसके जवाब में अरुंधति राय का खुद ये कहना ये था कि ये किताब असल में उर्दू ही कई की जुबानों किताब, में लिखी। हाँ जी उर्दू हिंदी की ही जबान है और मैंने इसे अंग्रेजी में तर्जुमा करके लिखा है। जी जी तो जी एक्चुअली इंग्लिश में जो लिखी है वो तर्जुमे की, और वो उनको ये भी टेम्पटेशन हुआ कि वो उसको लिखें कि ये किताब रिटन बाय अरुंधति रॉय नहीं बल्कि ट्रांसलेटेड बाय अरुंधति रॉय है, इस तरह से। जी तो एक तरह जी से ये अपनी जबान में वापस होने वाला तर्जुमा था। तो मेरे लिए इसके बहुत से हिस्से मुश्किल नहीं थे तर्जुमा करना, जी खासतौर से उस माहौल को लेके या कश्मीर वाले हिस्से को लेके, लेकिन कुछ हिस्से वाकई बहुत मुश्किल भी थे। और जहाँ तक ग्लोबल होने का उनका सवाल है, तो ये उनका जो रेंज है इल्म का, जो जितना नज़र रखती हैं पूरी दुनिया के हालात पे, और वो उनको जोड़ सकती हैं और जोड़ती हैं, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हिंदुस्तान के हर मसले को देख सकती हैं और देखती हैं। तो ये तो उसकी वजह से है कि वो एक बड़ा उसको नज़रिया दे पाती हैं। जी। अभी अर्जुमन साहिबा आपने कहा कि वो परिस्थितियों को, कल्चर को बहुत करीब से देख रही है, एक इनसाइडर की तरह। न केवल उस कल्चर को बल्कि जो पात्र वो गढ़ रही हैं वो इतने इतने विश्वसनीय हैं, इतने बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनके साथ रही होंगी अरुंधति राय और फिर उनको उन्होंने गढ़ा होगा। ये जो और वो ऐसे भी नहीं लगते कि कोई काल्पनिक पात्र हैं, बहुत ही ये जो किस्सा गोई का अंदाज है और उसकी पूरी गढ़न है, ये इस पर मैं चाहता हूँ आपकी एक टिप्पणी। मैंने खुद उनसे पूछा था इस बात को कि आप कैसे इतनी गहराई से इस कल्चर को पहचान सकी और आपका ऑब्जर्वेशन ज़बरदस्त है। तो वो कहने लगी कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैं लोगों के बीच में रही हूँ और कई साल से मैं वहीं पुरानी दिल्ली में मैंने घर ले रखा है और वहीं रहती हूँ, और रात दिन मेरे कानों में वो आवाज़ें पड़ती हैं और लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ। वो किरदार, वो सारे लोग जो उसमें नज़र आते हैं, एक्चुअली वो उनके साथ वो जी रही थी जब वो लिख रही थी, तो महसूस कर रही थी। तो ये ईमानदारी वहाँ से आती है कि इतने सजीव चित्रण वो कर सकी। बल्कि मैंने ये भी पूछा था, उसमें काफ़ी जगह बहुत सी गालियाँ हैं, और उर्दू वाले तो जिस तरह से तमीज़ और तहज़ीब की बात करते हैं जिस कल्चर की, तो यहाँ लोग गालियाँ लिखने का उस तरह से अपने फिक्शन में गालियाँ लिखने का वो रिवाज नहीं है जो हम हिंदी में भी आसानी से अब देख पाते हैं। तो मुझे थोड़ी सी झिझक हुई तर्जुमा करते हुए कि क्या करूं हम इन गालियों का। तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो रात दिन गालियां ही पड़ती हैं कानों में, तो जो चीज़ रात दिन उनके कल्चर का हिस्सा है उसको क्यों नहीं लिखेंगे। फिर कहने लगी कि एक ही वक्त में गालियों की आवाज़ बंद होती है जब अजान होती है, बस। तो इतने करीब से अगर वो उस तहजीब में जी रही हैं, रह रही हैं, तो जाहिर है उनके लिए रात दिन अगर हम एक जगह एक माहौल में जी रहे हैं तो उसके लिए
अजमल जी, मैं डेडिकेशन चूंकि है। हाँ, जी क्योंकि मैं उर्दू नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं तो हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैंने और आपके लिए ये देखिए ये जी, रखी है, ये जी, बिल्कुल। बेपनाह तो शाहबानी की लेकर। जी, तो जी तो ये ये भी इतना, मैं इसको इस तरह से भी मैं चाहता हूँ, इसमें से आप अगर कुछ अंश पढ़कर सुनाएंगी तो उसका थोड़ा सा एक अ, हाँ, मुझे लगता है मैं आनंद एक मिलेगा, छोटा सा आस्वाद मिले। पैराग्राफ जी, पढ़ सकती जी, हूँ। एक तरह से जब अंजुम जो इसका मुख्य किरदार है, जब पैदा हुआ और उनको पता चला कि बाकी तो वो हर चीज उसकी सलामत है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जिससे पता चलता है कि वो न लड़का है न लड़की है, तो वो बहुत परेशान हो गई और उनको ये लगा कि दरगाहों पे जाएंगी, फकीरों से दुआएं कराएंगी, तो बड़े होते होते शायद इसको वो अंग उग आएगा और वो लड़का ही निकलेगा। तो वो सरमद शहीद की दरगाह पे जामा मस्जिद की सीढ़ियों के करीब ही है जो वहाँ जाती हैं। तो वो मंजर है जब वो वहाँ जा रही हैं, एक छोटे सा पैराग्राफ पढ़ती हूँ, वो किस तरह का मंजर, उससे उनका जो बयान करने का नैरेटिव जो है वो पता चलता है किस तरह का। तो एक जी, पैराग्राफ पढ़ती हूँ। दरगाह जाने के लिए जहां आरा बेगम जब पहले पहल भीड़ से गुजरी, इत्र और तावीज फरोश, जायरीन के जूतों के मुहाफिज, भिकारी, अपाहिज, बेघर बेदर लोग, ईद पर जिबा करने के लिए फरबा किए जाते मोटे किए जाते हुए बकरे, नीज बूढ़े हिजड़ों की पुरस्कून टोली, जिसने दरगाह के बाहर एक तिरपाल के नीचे घर बसा रखा था और छोटे से लाल हुजरे में दाखिल हुई तो उन्हें करार आ गया। ये सब गुजर कर सड़क का शोर मध्यम पड़ गया और यूं लगने लगा जैसे कहीं दूर से आ रहा हो। सोए हुए बच्चे को गोद में लिटाए हुए वो एक गोशे में बैठ गईं और देखती रहीं कि लोग जो मुसलमान भी हैं और हिंदू भी एक एक दो दो आते हैं, मजार के गिर्द जालियों में लाल धागे, लाल चूड़ियां और कागज की पर्चियां बांधते हैं और सरमद से मिन्नतें मांगते जाते हैं। जहां आरा बेगम का ध्यान जब एक नूरानी बुजुर्ग की तरफ गया, जिनकी जिल्द खुश्क और कागजी और दाढ़ी नूर की कड़ी और सुबक थी, हल्की थी, और जो एक गोशे में बैठे झूल रहे थे और खामोशी से कुछ यूं रो रहे थे जैसे उनका दिल टूट गया हो। तो जहां आरा बेगम ने भी अपने आंसुओं को बहने दिया। ये मेरा बेटा आफताब है, उन्होंने हजरत सरमद से सरगोशी में कहा। मैं इसे यहाँ आपके पास लाई हूँ, इसका ख्याल रखिए और मुझे सिखाइए कि मैं किस तरह इससे मोहब्बत करूँ। हजरत सरमद ने ऐसा ही किया। तो वो जी, इस तरह जहानारा बेगम ने अपने बेटे से मोहब्बत करनी सीख ली। जी। तो जी और इस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है जब अंजुम, बल्कि आफताब, या दोनों कह लीजिए, गुजरात जाती है और गुजरात के दंगों में हम्म जो हादसा घटता है उसके बाद वो पूरा उनका चरित्र परिवर्तन होता है। वो हम्म विक्षिप्त होती हैं, फिर वापस लौटती हैं, और फिर हम्म गेस्ट हाउस कब्रिस्तान में धीरे धीरे बनता है, और फिर तमाम तरह के पात्र वहां आते हैं, जिसमें आपने तिलोत्तमा का भी जिक्र किया। हम्म उस वो घटना बहुत मार्मिक है, और मुझे लगता है जब ये कहा जाता है इसको मत मारो, हम्म इसको मारना अपशकुन होगा, और हम्म शकुन की वजह से उसकी जान बचती है, हम्म ये ये कितनी बड़ी पीड़ा है मुझे लगता है एक इंसान के लिए, उसके वजूद हम्म के लिए। जी, जी, इस तरह के कई एक इसमें घटनाएं हैं जिनकी वजह से इंसान पढ़ते हुए दहल के रह जाता है। और देखने को तो वो एक मामूली घटना है, क्योंकि ऐसे माहौल में जब एक तरह से जेनोसाइड हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, किसी को सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया गया क्योंकि वो हिजड़ा है, और उसको ये तीर बन के लगा कि मैं हिजड़ा होने की वजह से बच पाई। मतलब जिसको वो अपशगुन मान रहे थे, उस अपशगुन की नई नई दैन है जिंदगी। इसी तरह से जो उसमें एक और कैरेक्टर सद्दाम है, जिसके बाप को भीड़ ने कत्ल कर दिया है गाय मारने की, क्योंकि वो दलित है ना, चमड़े का पैसा पुलिस वाले उससे लेना चाहते हैं, नहीं दे पाते तो वो भीड़ के हवाले कर देते हैं। तो जी। उसका और ये उस सद्दाम हुसैन बदला हुआ नाम है, उसने बदला हुआ बाद में नाम इसको है। एक्वायर की। जी, हाँ, हाँ। वो तो दलित वो है अपना बेसिकली। जी, उससे भी अपना नाम सद्दाम बदल लेता है। जब उसने वो वीडियो देखी, सद्दाम ने किस बहादुरी से अपने आप को मौत के हवाले किया था, तो उसको लगा कि वो ये अपना नाम बदल लेगा और फिर जिन लोगों ने उसके बाप को कत्ल किया है उनसे बदला लेगा सद्दाम की तरह बहादुर बन के। तो उसका शायद दयाचंद उसका नाम था, ऐसे कुछ। जी, तो सद्दाम का जो कैरेक्टर है उसमें भी
कई जगह ये एहसास होता है कि कितनी पीड़ा से वो गुजरा है। या खुद अंजुम कोई एक जगह नहीं, कई जगह उसका कब्रिस्तान में तन्हा रहना, क्योंकि हाशिए का किरदार है वो, समाज का ठुकराया हुआ किरदार है, और उसको जगह मिलती है तो कब्रिस्तान में जाके मिलती है। लेकिन उसके अंदर की शक्ति जो है वो ये है कि अपनी मर्जी की अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत वो कायम करती है कब्रिस्तान में, अपनी पसंद के लोगों को अपने गेस्ट हाउस में जगह देगी। कोई भी आ जाए, अगर उसको ना पसंद है तो वो उसको वहाँ से भगा सकती है। तो ये ताकत का एहसास के जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उन्हें भी अपने अंदर से ताकत मिलती है, वो भी अपनी पसंद से अपनी खुशियाँ तलाश करके रह सकते हैं और जी सकते हैं। या फिर जिस तरह से वो बच्ची को लेके आई थी, जो दंतेवाड़े के जंगलों से एक औरत छोड़ के चली गई थी और उसको पाला, ज़ैनब को पाला, तो उसके साथ भी जिस तरह, तो ऐसे बहुत सारे लम्हे आते हैं जहाँ हम बहुत शिद्दत के साथ उसकी तकलीफ को, किरदार की तकलीफ को महसूस करते हैं, उसके साथ आइडेंटिफाई खुद को करते हैं। और यही शायद बड़े नरेशन का, बड़े बड़े नॉवेल का मकसद भी होता है कि हम हर तरह के जो तासुब है एक दूसरे के खिलाफ, अपनी अपनी पहचान की वजह से हम फासले से मिलते हैं, तो एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करके इंसान की सतह पर एक तरह से डायलॉग और मकालमा कायम कर सकें। और यही इस नॉवेल में जी, बात आती अर्जुमन जी, मैं हालांकि इस उपन्यास को पर बात करते हुए अचानक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी याद आता है, और क्योंकि दोनों उपन्यासों के बीच में काफी अंतराल था और हम सब ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़ा है, आपको क्या लगा उसमें और इसमें? ये जो एक कथाकार की यात्रा है, उसको किस तरह से देखा आपने? मुझको लगता है कि अरुंधति रॉय ने जब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा तो उनका एक वो ज़रा सीमित, लिमिटेड उनकी दुनिया थी, जहाँ से उन्होंने शुरू किया था अपने बचपन से। बहुत कुछ उसमें बायोग्राफिकल एलिमेंट हैं और कहानी को जहाँ सेट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी समझ कम थी। उन्होंने जिस गहराई के साथ जाति व्यवस्था को समझा है, और जो ऊंच नीच की वजह से जो ट्रेजेडीज रोज़ाना पैदा होती और पनपती हैं और इंसानी रिश्तों में दरारें पड़ती हैं या अलग अलग किया जाता है, उनको जितनी गहराई से समझा है, शायद कई मायनों में तो, और ऐसा कई लोग कहते हैं कि उसके मुकाबले का नॉवेल शायद वो खुद भी दोबारा चाहें तो उतना आसान नहीं होगा लिखना, जितनी शिद्दत से उन्होंने महसूस करके लिखा है। उस नॉवेल की अपनी जगह है। इसका जो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है, इसमें क्योंकि अरुंधति राय उसके बाद एक तरह से पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट हो गई और समाज पे गहरी नज़र रख के, सियासी तौर पर गहरी नज़र रख के लिखने लगी, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत पे, तो वो पर्सपेक्टिव ज़्यादा उजागर होके इसमें आया है। और इसमें एक तरह से इसको कह सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो हालात चल रहे थे उनको कहीं ना कहीं कहानियों के बीच में शामिल करके उस माहौल को बड़ा सजीव किया है। बल्कि एक तरह से वो तो ये कहती है ना कि एक माहौल में जो एक जहर घुला हुआ है, हम उसी में सांस लेते हैं, उसी जहर को तो हर एक किरदार की ज़िंदगी में उतरना भी है। और वो अगर बराह रास्त, अगर डायरेक्टली उसका हिस्सा नहीं भी है कहानी का, लेकिन वहाँ मौजूद है, वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। तो एक सियासी माहौल और समाजी जो मंजरनामा है वो बहुत शिद्दत के साथ इस नॉवेल में उभरा है, जो हमको गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में नजर नहीं आएगा। उसमें हाँ, जाति के सवाल बहुत बड़ा है। जी जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि उर्दू अदब में जी इस तरह की कृतियाँ, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी दूसरे उपन्यास से इसकी तुलना की जाए, लेकिन इस मिजाज की कृतियाँ आपने पाई हैं, देखी हैं? उर्दू के लिए इस उपन्यास, उर्दू जगत के लिए इस उपन्यास का उर्दू में आना कितना महत्वपूर्ण है? इसको मैं दो तरह से देखने की कोशिश करूंगी इस सवाल को। एक तो ये कि उर्दू में जो लोग लिख रहे हैं वो इस तरह के सवालों को कैसे बयान कर रहे हैं। जो तो मैं ये फ़र्क देखती हूँ कि उर्दू में लिखने वाले क्योंकि मुख्यतः मुसलमान हैं, और उनका अब से नहीं, पिछले 50 साल से बुनियादी जो सरोकार है वो आइडेंटिटी का क्राइसिस है। तो कहीं ना कहीं से वो लेखक बहुत व्यापक दृष्टि नहीं रखते हैं।
बल्कि बहुत सारे सवाल उनके अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपने हाशिए पर जीने को लेके रह जाते हैं। और उनके मतलब जो दंगे होते हैं वो हैं, फिर उनका जो बैकवर्डनेस है उसके सवाल हैं, वो तमाम, बेरोजगारी का सवाल है, कम पढ़ने लिखे होने का सवाल है, गरीबी का सवाल है, वो तमाम मौजूद हैं। लेकिन उनको एक बड़े परिदृश्य में देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो खुद उसका हिस्सा हैं, उस बैकवर्डनेस का हिस्सा हैं। दूसरा हिस्सा तो इसलिए हम किसी ऐसे राइटर से उसका कंपैरिजन करना मुश्किल होगा जो इन तमाम चीज़ों को दूर से देख के ऑब्जर्व कर रहा है, उसको वो उन महरूमियों से गुजरा नहीं है। तो महरूम लोग अपनी कहानी खुद बयान कर पाते हैं, कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन उनके करने के तरीके में बहुत फ़र्क होगा। तो अरुंधति राय में और उर्दू के किसी भी राइटर में वो फ़र्क होना है जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे कुछ लिखने का सवाल आएगा। दूसरे में इसको इस तरह भी देखती हूँ कि अच्छी राइटिंग के लिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहते हैं कि हमें ऊपर वाले ने दे दी है, भगवान ने दे दी है और हम लिखना शुरू कर देंगे, लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं इल्हामी चीज़ नहीं है। जैसे शायरी को कहते थे ना इल्हामी हो गई, और तो वो इल्हामी कुछ नहीं होता है, बल्कि हमारा इल्म बोलता है, हमने कितना पढ़ा है, हमने कितना उस पर सोचा है और कितना उस पर अपना नज़रिया बनाया है। और अभी जो लिखने के ट्रेंड्स हैं उसमें जो स्टाइल्स हैं और जो थ्योरीज हैं, उन सब से हमारी कितनी वाकफियत है, ताकि हम उन मॉडल से खेल सकें ना, अपनी भाषा में बरतते हुए कहानी की डिमांड क्या है, कैसा स्टाइल मांगती है। तो ये एक क्राफ्ट है पूरा। अगर उस क्राफ्ट से हमारी अच्छी तरह वाकफियत नहीं है, और वो क्राफ्ट हमको तभी आएगा जब हमको ये पता हो हिंदी में क्या लिखा जा रहा है, बांग्ला में क्या लिखा जा रहा है, हमारे इंग्लिश में और दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में क्या क्या लिखा जा रहा है। तो अगर हम वो लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम अपना एक स्टाइल भी डेवलप कर सकते हैं कि हम कहानी के किस हिस्से को किस अंदाज से कहें। लेकिन अगर हमारा राइटर बाइलिंगुअल नहीं है, मल्टीलिंगुअल नहीं है, एक ही भाषा का ज्ञान रखता है या दूसरी भाषा पढ़ना ही नहीं चाहता, उर्दू हिंदू सबको आती है, लेकिन इसके बावजूद ये अफसोसनाक बात है कि हिंदी तक का लिटरेचर लोग बहुत कम पढ़ते हैं। तो इसकी लिमिटेशंस अपनी होती हैं, क्योंकि उसके सामने बड़े लिटरेचर का मॉडल भी उर्दू का है और जैसा भी है वही है। तो उसके पास मुझको लगता है उसकी इमेजिनेशन उससे कुंठित होती है, उसको लिखने में दिक्कतें आएंगी और वो आसान नहीं होगा उसको कंपैरिजन करना। तो कुरतुल हैदर जैसे राइटर्स, इस्मत चुगताई जैसे राइटर्स, जिनका तो इतनी पुरानी हो गई ना, जिनको 40-40 साल हो गए हैं गुजरे हुए, उसके बाद कौन हमारे पास बड़ा नाम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कनेक्ट होता है बड़ी राइटिंग से दुनिया भर की, वो कनेक्ट मिसिंग है। इसका एक और पहलू ये भी है कि अब उर्दू को पढ़ने लिखने वाले लोग वो नहीं हैं जिसको जो पुराने ज़माने में एलीट तबके से आते थे, जिनको एक अच्छी तालीम मिलती थी, बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आते थे और उनका लिटरेचर से गहरा ताल्लुक होता था, वो जानते थे कैसे लिखना है, ठीक है, एक क्राफ्ट के तौर पर कैसे बरतना है। मैं यहाँ फिर ये नहीं कहूँगी कि जरा निचले तबके से आने वाले बुरा लिखेंगे। बात यह है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना है और आप लिखने के फन से कितना वाकिफ हैं। तो कहीं से भी झोंपड़ी से भी उठ के आके लिख सकता है, लेकिन उसको फन से वाकिफ होना पड़ेगा। तो ये मैं देखती हूँ कि उर्दू में अब जो लोग लिख रहे हैं उनका यूनिलिंगुअल होने की वजह से या सिर्फ बाइलिंगुअल होने की वजह से कनेक्ट कम है वर्ड लिटरेचर के साथ, और कनेक्ट को करने के लिए, उस कनेक्ट को पैदा करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम मेरे ख्याल में तर्जुमे ही हैं। हम जैसे लोग जो क्रिएटिव राइटर नहीं हैं इस बात को शिद्दत से महसूस करते हैं कि अगर हम अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषाओं में बहुत से ज़बानों का लिटरेचर ला सकते हैं, तो ये एक तरह से सिर्फ ये नहीं कि बहुत से पढ़ने वाले मिलेंगे, बल्कि हमारे जो लिखने वाले हैं उनके लिए ये एक तरह से बेसिक मवाद बनेगा, बेसिक मैटर बनेगा, जिससे वो बहुत कुछ सीखेंगे। जी, बस मैं आपसे एक बात से असहमत हूँ कि अनुवाद करना कोई क्रिएटिव काम नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि मैं क्रिएटिव राइटर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि अनुवाद में भी उतनी ही क्रिएटिविटी चाहिए। और निश्चित रूप से वो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिला है वो इसी वजह से मिला है कि आपने अनुवाद में न्याय किया होगा, आपने उसको अच्छे से बरता होगा। क्योंकि मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता हूँ, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट भी नहीं करूँगा, लेकिन इतना उपन्यास इतना ज़बरदस्त है और अगर आपने उसके साथ बिल्कुल इंसाफ किया होगा अनुवाद में, तो उसके लिए शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि जाते जाते आप कोई अंश अगर पढ़कर सुनाएंगी हमारे दर्शकों के लिए। जी, बल्कि मैं सोचती हूँ कश्मीर पे कुछ हिस्सा है।
ठीक है बदल रही है। जी। हाँ, कश्मीर में जिहाद पे जो कॉन्सेप्ट है, कश्मीर में दाखिली खब्त, यानी खब्त तो समझते हैं पागलपन है, अंदरूनी जी तौर पर पागलपन आया, यानी जिहाद का तस्वुर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिस कर आया है। 25 साल का अरसा गुजर चुका है कि हकीकी इस्लाम के 8 या 9 दावेदार, सच्चे इस्लाम के 8 या 9 दावेदार गिरोह कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे हमें फ़ायदा ही हुआ है। ये एक कैरेक्टर है जो ब्यूरोक्रेट है और वो ये उसके ऑब्जर्वेशन है जी जी जो जी बातें देख रहा है। जी फ़ायदा हमें फ़ायदा ही हुआ है। हर गिरोह में मुल्लाओं और मौलानाओं का अपना अपना तबीला है। इनमें जो गिरोह सबसे ज़्यादा शिद्दत पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो वतन परस्ती के ख़िलाफ़ और अज़ीमुश्शान उम्मत इस्लामिया के तसव्वुर की तबलीग करते हैं, दरअसल वो हमारे तनख्वाहदारों की फ़हरिस्त में हैं। तो ब्यूरोक्रेट ठीक किन लोगों को पकड़ के और उनको अपना ये बनाते हैं, हमारी तनख्वाहदारों की फ़हरिस्त में है। उनमें से एक ही को हाल में अपनी मस्जिद के बाहर बाइसिकल बम से उड़ा दिया गया। उसकी जगह दूसरे को भर्ती करना मुश्किल नहीं होगा। जो शय कश्मीर को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरह अज़ खुद अपने आप तबाह होने से वो यहाँ की रोके हुए है, वो यहाँ की प्यारी पेटी बुर्जुआ सरमायादारी है। अपनी तमाम तर मज़हब परस्ती के बावजूद कश्मीरी लोग बड़े ज़बरदस्त ताजिर हैं और आखिर तो तमाम ताजिर किसी न किसी तरह हालात की जूं के तूं बरकरारी में ही अपनी भलाई देखते हैं। स्टेटस कोइस्ट है, जिसे हम पीस प्रोसेस कहते हैं, जो बहरहाल अमन से मुख्तलिफ तिजारत का एक अलग ही तरह का मौका है। जी जो लोग आए वो नौजवान थे, 20 बरस के करीब उम्र वाले, जो बाहर से आए थे पाकिस्तान के या अफ़गानिस्तान के ज़रिए। जो लोग आए वो नौजवान थे, 20 बरस के करीब उम्र वाले। एक पूरी नस्ल ने हकीकतन खुदकुशी की थी। 1996 के शुरू में सरहद पार करने वालों की तादाद घटते घटते छुट-पुट रह गई थी, लेकिन उनके बहाव को हम पूरी तरह रोक नहीं पाए थे। हम इंटेलिजेंस की फराहम करदा चंद परेशान कुन खबरों की तफ्तीश कर रहे थे, जिसके मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चंद पोस्टों पर हमारे सिपाही महफूज रास्ता कीमतन फराहम कर रहे थे, यानी उनको जी सेफ कॉरिडोर दे रहे थे उन्हीं को, जो टेररिस्ट थे, और वो हम ही लोग दे रहे थे, जो जी एस्टेब्लिशमेंट है। वो होशियारी से नजरें फेर लेते, जबकि गुजर चरवाहे जो इन पहाड़ों से अपनी हथेली की लकीरों की तरह वाकिफ थे, आने वाले जत्थों की रहनुमाई करते थे। महफूज रास्ता भी दरअसल बाजार की बहुत सी चीज़ों में से एक था। इस सामान में डीजल, शराब, कारतूस, दस्ती बम, फौजी राशन, बाढ़ का रेजर तार और इमारती लकड़ी भी शामिल थी। जंगल के जंगल खत्म होते जा रहे थे। फौजी कैंपों में खराद मशीनें लगा दी गई थीं। कश्मीरी मजदूरों और बढ़इयों को जबरन अपनी खिदमत में ले लिया गया था। फौजी ट्रकों के काफिले जो हर रोज़ जम्मू से कश्मीर तक रसद लाते थे, वापसी में अखरोट की लकड़ी के मुनक्कश फर्नीचर से लदे हुए होते थे। अगर हम अपनी फ़ौज की दुनिया को बेहतरीन मुसल्लह फ़ौज ना भी कहें, अगर एक नई टर्म गढ़ूँ, नई इस्तिलाह गढ़ूँ, तो उसे बेहतरीन आरास्ता फ़ौज ज़रूर कह सकते हैं। फर्निश्ड का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया जी था, तो जी आर्म्ड और फर्निश्ड, है ना? तो जी कह सकते हैं, लेकिन जी फ़तेह की राह पर गामज़न फ़ौज के मामले में मदाखलत कौन करे? तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जिसमें जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो दहशतगर्द हैं वहाँ के, वो और किस तरह से हॉबनॉबिंग होती है, और उसमें से हर मौके से, चाहे वहाँ टेररिज्म एक्चुअल कत्ल गारत हो रहा हो या फिर पीस का मौका हो, उसमें भी तस्करी करके और किसी और तरह से हर कोई कैसे फ़ायदे उठा रहा था, इस पे मतलब ये कमेंट करना आसान नहीं था। मुझको ये एक मुश्किल हिस्सा था, और जिसमें गहरे जिस तरह ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, शायद इसके लिए वो, मुझे नहीं पता कितनी बार कश्मीर गई होंगी और लोगों से मिली होंगी और कितने करीब से जी उन्होंने उस मसले को समझा होगा। जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुमन जी, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका नमस्कार। बहुत शुक्रिया। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज करीम भाई के राजनीति में पदार्पण के बहाने राजनीति के अपराधीकरण पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनका व्यंग्य स्तंभ ना काहू से बैर।
हमारी अगली रचना है राजनीति में करीम भाई। अपराधीकरण को लेके है, देश की राजनीति के अपराधीकरण को लेके। करीम भाई चोरी, डकैती, राहजनी और स्मगलिंग के रास्ते पर बड़ी ईमानदारी से चले जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें पार्टी का दफ्तर मिल गया। करीम भाई घुस गए दफ्तर में। पार्टी को भी करीम भाई की सख्त आवश्यकता है, हमेशा रही है। करीम भाई के पूर्वज और उनके अग्रज वरिष्ठ गृहकट समय समय पर पार्टी की सेवा करते रहे। पार्टी समाज सेवा करना चाहती है, वह देश सेवा के लिए कटिबद्ध है, वो राष्ट्र धर्म पर बलि बलि जाना चाहती है, और इन सारे कार्यों के लिए उन्हें करीम भाई जैसे कर्मठों की बड़ी आवश्यकता है, जो विरोधियों को ठिकाने लगा सकें और समाज सेवा के कठिन व्रत के लिए आवश्यक काले धन का फलाहार जुटा सकें। राष्ट्र प्रेम का ऐसा आपराधिक जज्बा है कि क्या कहिए कि इन्हें कोई राष्ट्र सेवा से रोके तो ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं। आज राष्ट्र को करीम भाई जैसे कर्तव्यनिष्ठ चक्कूबाज की परम आवश्यकता है। पार्टी अध्यक्ष और पार्टी के अन्य माफिया सदस्य उन्हें घेर कर बैठे हैं और अभिभूत हैं कि करीम भाई ने उनकी पार्टी को चुना, वो कहीं भी जा सकते थे। वे इधर आए, पार्टी धन्य हुई। बताइए साहब। और करीम भाई ने पूछा, बताइए किस हरामजादे की खुपड़िया तोड़नी है? अरे ऐसी बातें मत करिए साहब, हमारी पार्टी अहिंसा पर विश्वास करती है। अरे हमने तो एक बात कही साहब। नहीं, ठीक कही आपने, पर हम गांधीवादी हैं। देखिए, गांधी जी भी लाठी रखते थे, और आप कभी कहेंगे तो सर फोड़ेंगे तो इसी लाठी से फोड़िएगा गांधी जी के, तो मारपीट में थोड़ा गांधीवादी टच आ जाएगा। पार्टी आपको बताएगी कि किसका सर फोड़ना है और किसकी नली फोड़ना है, जैसा आप कहें। हम तो देखिए भाई साहब, आपके एहसान तले दबे हैं। जब जब हमारा माल जब्त होने की नौबत आई, आपने ही थाने में फ़ोन किया है हमारे लिए। अरे शर्मिंदा ना करें, वह तो हमारा कर्तव्य था। तो करना क्या होगा हमें हुजूर? राजनीति में आके, पार्टी में आके कुछ नया नहीं करना होगा। आपको वही सब करना होगा जो आप पहले ही करते रहे, नया कुछ नहीं। आजकल यही तो मजा है कि पॉलिटिक्स और गुंडागर्दी, मान लीजिए एक ही काम है। करीम भाई खुश हुए, उन्हें गले में बंधा छापेदार रुमाल कहा और कुर्ते की जेब से बॉटल निकाल ली। बोले, लेंगे साहब? अपनी भट्टी पर ही चेलों ने उतारी है, बढ़िया असली माल है। अरे नहीं नहीं लेंगे, नहीं, यहाँ दफ्तर में नहीं ले पाएंगे। आप भी ना लें। पॉलिटिक्स और गुंडागर्दी में बस यही एक फर्क है, यह कुछ काम जरा ढक कर, जरा छुप कर करने पड़ते हैं। और देखिए ना, गांधी जी फोटो टंगी है पीछे। ऐसा मत करिए, कृपया बॉटली को बनियान की जेब में धर लें जैसे हमने रखी हुई है। अरे आप जैसा कहें। करीम भाई ने गांधी जी को लानत भरी नजरों से देखते हुए बॉटली वापस रख ली, और एक गले का रूमाल भी आप निकाल दें। इसकी जगह गांधी टोपी लगा दें, या कोई और टोपी। जो हमारे धंधे में गांधी टोपी का वही स्थान है जो आप गृहकटों के बीच में रूमाल का। अच्छा बताइए सर, हमें दफ्तर भी आना होगा? अरे आते रहिए, ये तो हमेशा ही खुला रहता है। और खैर साहब, ना भी खुला हो तो खिड़की का कांच और ग्रिल निकाल कर हम पीछे से आ जाएंगे। 5 मिनट नहीं लगता साहब हमको खोलते हुए। देखिए, यहाँ कार्यकर्ता आते रहते हैं, उन्हें मार्गदर्शन दीजिए, बताइए कैसे क्या करना। अरे सर, हमारे साथ आप कार्यकर्ता लगा दें, 4 दिन में हम उन्हें भट्टी लगाना, दूर से फेंक कर चक्कू मारना, देसी बम बनाना सब सिखा देंगे। उसकी आवश्यकता नहीं है सर, हमारे प्रायः कार्यकर्ता इन बुनियादी कार्यों में पारंगत हैं। बातें चल रही थी कि नेताजी का स्टेनो कागजात लेकर अंदर आया। ये क्या लिखा पढ़ी हो रही है हुजूर? करीम भाई को लिखा पढ़ी से सख्त नफरत। अरे कुछ नहीं, आजकल एक झंझट चल रहा है ना, राजनीति में अपराधियों को ना घुसने दिया जाए, इस बाबत हमें राजनीति में अपराधीकरण रोकना है, ऐसा एक बयान अखबार में हमें जारी करना है। तो वो साइन कर रहे हैं हम। करीम भाई गर्म हो गए। यार देखिए, घर बुलाकर हमें बेइज्जत ना करें। अपराधियों को रोकना ही था तो हमें क्यों पार्टी में बुलाया? अध्यक्ष जी ने पुकारते हुए कहा,
अरे नाराज ना हो, क्या आप अपराधी हैं? किसने कहा? राजनीति अदालत में एक भी आरोप सिद्ध हुआ है आपके खिलाफ? अरे सर, आपके लोग रहते हमारे ऊपर क्या आरोप सिद्ध होगा? बस तो देर से समझते हैं करीम भाई, आप भी तय हो गया। कल ही बापू की समाधि पर करीम भाई की पार्टी में विधिवत शपथ पूर्वक उन्हें शामिल किया जाएगा। करीम भाई जो पहला बयान जारी करेंगे वो अपराध राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के विषय में होगा, ये तय है। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabaana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।